उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट्स पर आएंगे और जैसे ही खोलेंगे तो हमें ये 19 फरवरी को एक एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। ये रहा एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1। तो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ PDF है। वो 19 फ़रवरी को आया था। फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो 16 अप्रैल है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो है 385। उड़ीसा में जो 50% आरक्षण है वो वहाँ के SC ST और SEBC के लिए है। SEBC के लिए जो 50% रिजर्वेशन है वो इनके लिए हो गया। बाकी जो 50% है उसमें UR फाइट करेंगे, यानी कि दूसरे स्टेट्स के भी। तो यहाँ पे UR की जो सीटें हैं वो यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 18। तो इस 18 का कितना हो गया 50%। तो ऐसे ही देखते रहना आप। वैसे मेरा लॉजिक तो ये कहता है कि ये चीज़ें ऐसे ही वर्क कर रही हैं। पॉलिटिकल साइंस की 25 हैं, यहाँ पे 17 हैं। तो आप देख लो 50% तक लगभग गैप है। टोटल सीटें हैं जो हैं वो 385 हैं और 191 UR की सीटें हैं। सीटें देख लीजिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे एजुकेशन में 45 सीटें हैं तो 23 UR सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 20 सीटें हैं तो 10 सीटें UR के लिए निकली हुई हैं। कॉमर्स में 20 है तो 10 निकली हुई हैं। केमिस्ट्री में 12 है। ठीक है, तो नीचे और आते हैं। बाकी ये सब कुछ खास नहीं बताया गया। एज के बारे में बताया गया है कि 21 होनी चाहिए मिनिमम और 45 मैक्सिमम होनी चाहिए। 5% का एज रिलैक्सेशन सिर्फ उनको रहेगा जो उड़ीसा के SC ST SEBC होंगे। ओके, और आगे आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 55% होना चाहिए। ओके, 5% का जो रिलैक्सेशन रहेगा वो SC ST SEBC। ओके, एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस और PWD को रहेगा। तो इनके लिए 50% और आपके लिए 55%। कोई नहीं, आगे आते हैं। नेट होना चाहिए, ठीक है। और जिनके पास PhD है उनको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम API स्कोर पर आधारित होगा। API स्कोर आप जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के। तो उन्हें ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिनके API मैक्स ज़्यादा होंगे। चलो और नीचे आते हैं। हाँ, मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो होगा परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। ओके, तो जिन जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वही आके इंटरव्यू दे पाएंगे। चलो और नीचे आते हैं। कितने लोगों को बुलाएंगे वो तो आपको पता ही है कि 1/3 बुलाते हैं, कहीं 1/4 बुलाते हैं। ओके, ठीक है, और आगे आते हैं। नेक्स्ट API स्कोर के बारे में बताऊंगा आपको कि API स्कोर में को कैसे काउंट किया जाता है। क्योंकि PhD वाले को ही 25 नंबर मिल जाता है तो चांसेस ज़्यादा उन्हीं के होते हैं कि वही उन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं API में। ओके, कोई बात नहीं। तो ये देखो आप, जिनका ग्रेजुएशन में BA BSc BCom में 80% या उससे ऊपर है तो उनको मिलता है 21 नंबर। ओके, और जिनका 60% से 80% के बीच होता है उनको मिलता है 19 नंबर। और जिनका 55% से 60% के बीच होता है उनको मिलता है 16 नंबर। और जिनका 45 से 55% के बीच में होता है उनको मिलता है 10 नंबर। ठीक है, ठीक उसी तरह आप ये देख लो कि ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनका 80% से ऊपर है उनको कितना मिल रहा है 25 नंबर मिल रहा है। यहाँ पे 23 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 20 नंबर मिल रहा है। ओके, अब आप देख लो MPhil को। जी हाँ, MPhil वालों को भी नंबर मिल रहा है 7 नंबर 5 नंबर। ठीक है, PhD वाले तो ये जो PhD वाले हैं ये सारे नंबर लूट के चले जाते हैं। चूँकि अगर कैंडिडेट PhD वाला आ गया तो वो आप शॉर्ट लिस्टिंग में हो ही नहीं पाएंगे। तो आप कितने भी ज्ञानी रहें, इंटरव्यू में जब आप बैठ ही नहीं पाएंगे तो आपके होने के चांस छोड़ ही दीजिए। नेट वालों को 8 नंबर मिलता है, स्लेट वालों को 5 नंबर मिलता है। रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें बेस्ट ऑफ 3 आपके
पब्लिकेशन होंगे जिनके 2 मार्क्स ईच के होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उस पर 10 नंबर मिलेगा आपको। 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम अगर 5 साल आपने टीचिंग की है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये अवार्ड वगैरह जो कि किसी को मिला नहीं होता है। तो ये है टोटल। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा अलाइड सब्जेक्ट, ओके। तो जैसे किसी ने एमए किया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी से, तो किसी ने सिंपल एमए किया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी से, तो किसी ने एमए किया हुआ है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से, उनकी मार्कशीट पे लिख के आ रहा है एमए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि भले वो मेन डिसिप्लिन में नहीं हो, लेकिन वो अलाइड डिसिप्लिन में है, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं मेन सब्जेक्ट के। ये आप कंप्यूटर साइंस में देख सकते हो, बहुत से लोग एमसीए किए हुए थे, कोई एमएससी इन कंप्यूटर साइंस किया होता है, कोई एमटेक किया हुआ था, कोई मास्टर इंजीनियरिंग इन आईटी कोई किया होता है, तो वो भी कंप्यूटर साइंस में फॉर्म भर सकता है। कहने का मतलब यही है। आप उसी तरह इकोनॉमिक्स का देख लो, एजुकेशन का देख लो, हिस्ट्री, हिंदी, सबका देख लो, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल साइंस का भी देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के बहुत से स्टूडेंट हैं जो काफ़ी कुछ पूछते रहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, या फिर इंटरनेशनल स्टडीज़ में किया हुआ है, पॉलिटिक्स में किया है, या आईआर में किया हुआ है, या पब्लिक पॉलिसी में किया हुआ है, तो वो भी मेन डिसिप्लिन में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते क्या होना चाहिए, आपके पास एमए प्लस नेट होना चाहिए, आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म के लिए। बट एपीआई स्कोर जो है डिपेंड करता है कि एपीआई स्कोर कितना आपका बनता है शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसे ही आपको फॉर्म्स की जानकारी दिया करूँगा। उम्मीद करूँगा कि मुझसे कोई भी फॉर्म ना छूटे और मैं आपको सही जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।